हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में ईयर 2019 के सारे एमसीक्यूज़ किए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं 2018 के एमसीक्यूज़। देखते हैं कि किस एमसीक्यूज़ में हमसे क्या पूछा जा रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस, वो ऑप्शन नहीं लिखूँगा क्योंकि उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। बट मैं डायरेक्ट सॉल्व करवाऊँगा और फिर आपको पास पेपर में से 10 ईयर में से देख के बता दूंगा कि किसका आंसर क्या है। चलिए पार्ट नंबर 1 देखें क्या है। लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू वॉट। तो देखिए आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.7 से पहले एक एग्जाम्पल है, पेज नंबर 42 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये आपको याद रखना था कि इसका आंसर जो है वो क्या है, 1 है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 42 एग्जाम्पल नंबर 4 में। चाहे तो इसका प्रूफ भी आप देख लीजिए। तो ऑप्शन इसमें क्या क्या लिखे हुए थे, e की पावर x, e 1 और 0। तो करेक्ट आंसर क्या है, 1। चलिए अब हम करते हैं अगला एमसीक्यूज़। अगला एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। एमसीक्यूज़ नंबर 2, सॉल्यूशन लिमिट x टेंस टू 0 साइन cx अपॉन x इज इक्वल टू वॉट। स्टूडेंट, लिमिट का एक थ्योरम है कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो तो साइन x अपॉन x हमेशा बराबर किसके होता है, 1 के। यानी कि इसकी लॉजिक ये है कि x अप्रोच कर रहा हो 0 की तरफ और साइन के साथ जो भी चीज़ लिखी हुई हो अपॉन में वही चीज़ लिखी हुई हो। अब साइन के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है x, अपॉन में x लिखा हुआ होना चाहिए। x लिखा हुआ है तो 1 आ गया। हमारा सवाल क्या है कि साइन के साथ क्या लिखा हुआ है, cx, अपॉन में क्या लिखा हुआ है x। तो हमें c लाने की ज़रूरत है। तो c लाने के लिए हम यहाँ c लगा देते हैं। लेकिन अलजबरा का उसूल क्या है कि जब आप किसी चीज़ को अपनी तरफ से डिवाइड करें तो उसको मल्टीप्लाई भी करें। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन cx अपॉन cx, यानी कि जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू c। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका c। ऑप्शन में देखते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 1 अपॉन c, तीसरा है 0 और चौथा है c। सो c इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही है जनाब। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 3। देखते हैं कि MCQ नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQs नंबर 3 हमारे पास क्या है, 3 मैंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि 3 जो है वो आपके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट है और 1.2 जो है वो आपके सिलेबस में एग्जाम्प्ट हो गई है, निकाल दी गई है। तो मैं जा रहा हूँ पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 8, 8, 2 एंड 9, 9। 2, 8, 8, 2 एंड 9, 9। सवाल क्या है, वो कहता है इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और यहाँ पर आप इस तरह लिखते हैं। तो x1 आपके पास क्या है, 2, x2 आपके पास क्या है, 8, x3 आपके पास क्या है, 9 अपॉन में आ जाएगा 3, कॉमा y1 आपके पास क्या है, 8, y2 आपके पास क्या है, 2, y3 आपके पास क्या है, 9 अपॉन में आ जाएगा 3। तो 9 और 8 17, 17 और 2 19, ये आ जाएगा मेरे पास 19 अपॉन 3, कॉमा 9 और 8 17, 17 और 1 17 और 2 19, 19 अपॉन 3। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल्स आर 19 अपॉन 3 एंड 19 अपॉन 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है पार्ट नंबर 4 का 3, 4, 19, 9, दूसरा है 19, 19 और तीसरा है 19 अपॉन 3, 19 अपॉन 3। सो द करेक्ट आंसर इज 19 अपॉन 3, 19 अपॉन 3। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। देखते हैं कि पार्ट नंबर 5 में
हमसे क्या पूछा जा रहा है। पार्ट नंबर 5 क्या है जनाब? द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस। देखें, जब वर्ड आ जाता है इंक्लिनेशन का, तो इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल। और याद रखिएगा, एक्स एक्सिस का जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस के बजाय फर्ज करें इस दफ़ा एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाए वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की इंक्लिनेशन या एंगल होता है 90 डिग्री। तो अभी क्योंकि एक्स एक्सिस का पूछा गया है तो एक्स एक्सिस का आंसर होगा 0 डिग्री। ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसके अंदर? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 to 70। सो 0 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। देखते हैं कि पार्ट नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। द डिस्टेंस, पार्ट नंबर 6 क्या है हमारे पास? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 32 to the line from x axis is what? तो स्टूडेंट अगर आप इसको गौर से देखें, आपसे x एक्सिस का डिस्टेंस मांगा गया है, तो आपको करना ये होगा सिर्फ और सिर्फ आप इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप डिस्टेंस और पॉइंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, दूसरा ये कि आप इसको प्लॉट करके देखें रफ में। देखिए, ये आपके पास है x एक्सिस और ये आपके पास है y एक्सिस, और ये पॉइंट क्या है आपके पास 3 2, यानी कि x पे 1 2 3 और y पे आपको कितना नज़र आ रहा है? 2 1 2। सो 3 2 आपको कहाँ नज़र आएगा? 3 2 आपको यहाँ नज़र आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा इसका, उसके लिए आप क्या करें? एक तो ये मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया है। अच्छा, ये ग्राफ बना के क्यों दिखाया है मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आप इसके ऊपर लगाएं फॉर्मूला। देखिए, ये होता है x1 और ये होता है y1। x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y = 0। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ अभी आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड अ लाइन, एक्सरसाइज 3.2 है आपका, चैप्टर नंबर 3। तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b² का रूट। गौर से देखते रहिए आप। तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। a आपके पास क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के अंदर आपको x नज़र ही नहीं आ रहा तो 0, प्लस b आपके पास क्या होता है? x1 तो अब आपके पास 3 है, लेकिन 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। b आपके पास क्या है? y का कोफिशिएंट 1, और ये कितना है आपके पास? 2, प्लस c अपॉन क्या लिखा हुआ है? a² प्लस b²। a क्या है आपके पास? 0, b क्या है आपके पास? 1 का स्क्वायर। अच्छा, c भी आपके पास 0 है। क्यों? क्योंकि इस वाली इक्वेशन में आपको कहीं पर कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ अभी आप 1 सेकंड में देख लेंगे। तो देखिए, 0 प्लस 1 2 2 प्लस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का रूट 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 2 यूनिट्स। तो अब आपने एक बात याद रखनी है, आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास, अब इसमें डायग्राम में देखिए 3 2 कहाँ पर है आपके पास? 3x है और y। तो ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस है, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अब आपको इसका शॉर्टकट यूज़ करना है। शॉर्टकट ये है कि अगर x एक्सिस का डिस्टेंस मांगा जाए तो आप उसकी जगह पर लिख देंगे डायरेक्ट आंसर y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 2 फ्रॉम x एक्सिस इज, क्या बोलेंगे आप? y की वैल्यू लिख देंगे 2। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 2 फ्रॉम y एक्सिस, तो आपका आंसर आ जाता 3। ये मैंने आपको फॉर्मूले से करके दिखाया। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, तो परेशान नहीं हो, आपके सामने ये फार्मूला है, अब ये फार्मूला लगा लें। 1 मिनट तो लगेगा फार्मूला लगाने में, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल इसका जो आंसर है फाइनल वो है 2। तो ऑप्शन में ये कहाँ पर है? 2 देखते हैं। ऑप्शन में है ये √3 5 3 2। तो लास्ट ऑप्शन जो है 4 2 यूनिट्स इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम करते हैं इसका 7वां पार्ट।
7वां पार्ट क्या है, इफ टू और मोर स्ट्रेट लाइंस मीट एट वन पॉइंट देन द लाइंस आर सेड टू बी। इसका तो बहुत ही आसान है, इसका जवाब है कंकरेंट। अगर दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, तो उन लाइंस को हम बोलते हैं कंकरेंट लाइंस। चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ऑप्शन क्या है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, कंकरेंट है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कॉन्सिस्टेंट है, कंकरेंट इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, 7वें के बाद आप देखें 8वां पार्ट मैंने नहीं किया। 8वां पार्ट इसलिए नहीं किया कि 8वां पार्ट रिलेटेड है एक्सरसाइज 3.3 से, जो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गई है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अब हम करते हैं 9वां पार्ट। 9वां पार्ट में क्या लिखा हुआ है, डी बाय डी वाई कॉसेक इनवर्स वाई। तो स्टूडेंट आपकी बुक में एक्सरसाइज 4.2 है, 4.2 से आप थोड़ा सा पहले देखिए, ये मैं यहाँ पर निकाल के भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आ गया 4.2, ये 4.1 है और अब आएगा 4.2, ये आ गया। 4.2 से पहले पेज नंबर 167, पेज 167 के ऊपर ये सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो अब इसके अंदर आपको कोसेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला नज़र आ रहा है। कोसेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1 अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर -1। एक्स क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाई लिखा हुआ है। तो सिंपल जो फॉर्मूले में एक्स था उसको वाई से रिप्लेस करते हैं और यही आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो ये जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा ये वही कर सकता है। तो इसमें देखें, जो फर्स्ट ऑप्शन है -1 अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर -1 का रूट, ये करेक्ट आंसर है। तो ये सिंपल एक छोटा सा सवाल था जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि जो है वो फॉर्मूला याद होना था। चलिए अब हम करते हैं 10वां। एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, कह रहे किसी फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव का एक और नाम भी होता है और वो नाम होता है डेफिनेट इंटीग्रल। क्या नाम होता है जनाब उसका, डेफिनेट इंटीग्रल। ये आपको कहाँ मिलेगा, एक्सरसाइज 6.1 से पहले आपको एक हेडिंग नज़र आएगा डेफिनेट इंटीग्रल का, वहाँ पर आपको ये डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, हमारा जो आंसर है वो डेफिनेट इंटीग्रल है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। सही है जनाब। तो ये हमारे हो गए 10 MCQs। अब हम चलते हैं आगे, कुछ MCQs और करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ तक क्योंकि मैंने करवा दिए आपको MCQs, तो मैं ये रब कर रहा हूँ ताकि मैं आपको और अच्छी तरह क्लियर करके शो करूँ। अब हम करते हैं जनाब 11वां MCQs। इंशाल्लाह सारे MCQs अभी ख़त्म हो जाएंगे थोड़ी देर में। चलिए अब हम करते हैं 11वां MCQs। 11वां MCQs ये आपके सामने लिखा हुआ है। 11वां MCQs लिखा हुआ है इंटीग्रेट cos x e की पावर sin x dx। स्टूडेंट हमने आपको बताया था, जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे, हमने आपको बताया था कि e की पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। फंक्शन x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 हर जगह पर मौजूद होता है, तो इसलिए 1 एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि जब भी e की पावर वाली चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद हो तो e एज इट इज आ जाता है। अब आप इसको गौर से देखिए, e के ऊपर पावर क्या लिखा हुआ है, sin x। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x मौजूद है, तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा e की पावर sin x प्लस c, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, 1 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो 11 में e की पावर cos x प्लस c ये गलत है, e की पावर sin x प्लस c ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं नंबर 12 की। नंबर 12 के ऊपर देखें, आपको नज़र आ रहा है cosec x dx। तो स्टूडेंट आपकी बुक में एक्सरसाइज 6.2 से पहले देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये सारे फॉर्मूले। 6.2 से पहले पेज नंबर 200 के ऊपर 200 पे ये सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको ये फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आप फ़ौरन बोल देंगे कि cosec x की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है ln tan x/2
प्लस सी, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। नो नीड टू डू फर्दर। तो इतनी सी बात थी, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद होता तो काम हो जाता आपका। तो इसके आंसर कहाँ लिखे हुए हैं? कोसेक एक्स प्लस सी ये गलत है, ln 10x अपॉन 2 प्लस सी ये बिल्कुल सही है। तो ln 10x अपॉन 2 प्लस सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए जनाब, अब हम करते हैं इसका नंबर 13, देखते हैं कि नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। नंबर 13 में लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। स्टूडेंट, आपको बताया था इंटीग्रेशन पढ़ाते हुए कि अगर नीचे वाला फंक्शन जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम सिर्फ नीचे वाले फंक्शन के साथ ln लगा देते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंपल ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर आ गया। कंप्लीट डेरिवेटिव मौजूद है। तो 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये गलत है, tan इनवर्स x ये गलत है, 1 अपॉन ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी गलत है, और लास्ट ऑप्शन है ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो ये दिस ऑप्शन इज 100% करेक्ट। चलिए जनाब, अब हम करते हैं 14 देखते हैं। 14 में क्या लिखा है? द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का जो रेडियस होता है वो होता है जी स्क्वायर, ये पहले भी आ चुका है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, ये आपका आंसर है। तो ये भी याद होने वाली बात थी, याद होगा तो काम 1 सेकंड में हो जाएगा। तो पहला लिखा हुआ है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस पी, ये पी नहीं है, पी मिसप्रिंट हो गया, सी होता है, क्योंकि यहाँ पर भी सी है ना। जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस एफ का रूट ये भी गलत है, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस एफ का रूट ये भी गलत है, और आखिरी जो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, पी गलती से आ गया, सी है इसके अंदर। तो 4th ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं इसका एक और पार्ट नंबर 15, थोड़ा सा बड़ा है वो पार्ट, बट कोई बात नहीं, पार्ट बड़ा हो, छोटे भी तो हैं, इतने छोटे से भी तो पार्ट थे जिसमें सिर्फ फॉर्मूला याद था, काम हो गया था। चले अब हम करते हैं पार्ट नंबर 15, 15वां पार्ट। क्या लिखा हुआ है? द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इफ तो टच करने के लिए हम जानते हैं ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई की जगह पर रख देते हैं हम एम एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ये खुल जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस सी स्क्वायर, और आर स्क्वायर को उठा के यहाँ ले जाए माइनस आर स्क्वायर बराबर है 0। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ये आ गया। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टचेज द सर्किल। मैंने आपको ये बात कोई 1000 दफ़ा बताई होगी कि टचेस का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। b यहाँ पर क्या है? 2mc, तो 2mc का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है? 1 प्लस एम स्क्वायर, और c हमारे पास क्या है? c स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और एम स्क्वायर को आर से करें तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ गया बराबर है 0। अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें ताकि आपकी 4 से जान छुट जाए, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर है 0।
ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, उस साइड पर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा। जब कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो 0 आ जाता है। और गौर से देखिए ये -m² प्लस m² से कट रहा है। इसके बाद आप गौर से देखें इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है r² प्लस m², r², इस -c² को उठा के इधर ले जाए प्लस c² हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन आपको मिल रहा है r², तो ये हो गया जनाब r² = c²। ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन क्या है जनाब आपके पास, ऑप्शन नंबर 2 c² = r² × 1 + m²। बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं। तो ये MCQs, इसको MCQs बोले या क्वेश्चन बोले, इतना बड़ा दे दिया, लेकिन ये कि जिस स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर थे उसके लिए कोई मसला नहीं है। चलिए जनाब अगला करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 16। द इक्वेशन ax² प्लस by², थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर है 0। ये कहता है कि ये जो इक्वेशन है इसके आगे एक चीज़ और लिखी हुई है, रिप्रेजेंट आ पैराबोला इफ। अब 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है a बराबर है 0 और b 0 नहीं होगा। तो जनाब पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। अगर आप a को 0 कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर है 0। आपने a को 0 कर दिया, अब ये बन जाएगी y माइनस k की फॉर्म में आ जाएगी। ये आ जाएगी y माइनस k का स्क्वायर = 4a टाइम x माइनस h। बट ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको बताया कि अगर a 0 हो और b 0 ना हो तो इक्वेशन क्या बन जाती है, पैराबोला बन जाती है। तो इतनी सी बात है, आपको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं नंबर 17। नंबर 17 में देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। अभी हमने कौन सा किया है, नंबर 16। नंबर 17 में लिखा है सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज दिस। स्टूडेंट आप एक्सरसाइज 8.2 खोलें, जिस तरह मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। ये आ गई 8.2 और इससे पहले आप देखिएगा आपको बाकायदा नज़र आएगा इसका लेटस रेक्टम का लेंथ। ये मैं आपको बताता हूँ कौन से पेज पर है। ये रहा पेज 276 के ऊपर आप देखें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में यहाँ पर लिखा हुआ है सेमी लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो होती है b²/a। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर पास पेपर्स में गलत है। यहाँ लिखा हुआ है a²/2b। नो, ये गलत है। जो थर्ड ऑप्शन है b²/a ये सही है। बुक में पेज नंबर 276 में आपको नज़र आ सकता है। सही है जनाब। अच्छा, अब इसके बाद हम करते हैं अगला पार्ट 18वां। इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। स्टूडेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर होता है। और ये भी आपको याद रखना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है √2। चाहें तो बुक में जाके आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, पूरी डेरिवेशन बनेगी। मैं आपको E = √2 ला के दिखा सकता हूँ। बट आप इसको इतना याद रख लें कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो √2 होती है। लेकिन जिन स्टूडेंट को शौक़ है ये आंसर लाने का, वो हाइपरबोला की जो इक्वेशन जो एक्सरसाइज है 8.3 उससे पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये बाकायदा प्रूफ दिया हुआ है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं है। आखिरी 1-2 दिन रह गए, उसमें मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प कर दूँ। चलिए अब हम करते हैं 19 क्या है, इफ़ b बराबर है p1 p2 और p1 क्या है 1 0 0, p2 क्या है 3 1 -2, देन मैग्नीट्यूड ऑफ b।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P1 P2 का वेक्टर निकालते हैं। P1 P2 का वेक्टर कैसे निकलेगा, आपको माइनस करने पड़ेगा आगे वाले में से पीछे वाले को। पहले वाले में से माइनस 3 माइनस 1 क्या होता है 2, कॉमा 1 माइनस 0 1, कॉमा माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, ये आ गया P1 P2। अब वो ये कह रहा है कि ये बराबर है B के, ये चीज़ बराबर है B के, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा निकलता है कि उसकी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस करके दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस करके तीसरी वैल्यू का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और एक 9, 9 का रूट होता है 3, सो 3 इज़ द आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है जनाब इसके अंदर, 3। पहला 14 है गलत, रूट 14 है गलत, दूसरा जो है वो 3 है बिल्कुल सही है, तीसरा और चौथा भी गलत। अगला, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह सवाल हो रहे हैं। अगला हमारे पास क्या है, 20वां पार्ट, 20th पार्ट। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस के इज। स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर किस तरह निकलता है, यूनिट वेक्टर निकलता है कि किसी वेक्टर को उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। 2i प्लस जे माइनस के, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1, 2i प्लस जे माइनस के, और 4 प्लस 1 कितना होता है 6, तो रूट 6 आ गया। इसको चाहे तो इस तरह लिख लें, 1/√6 इंटू 1/√6 2i प्लस जे माइनस के, एंड दिस इज आवर आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। आज हमने 2018 के सारे MCQs किए, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 2017 के करेंगे। तब तक के लिए आप इनकी खूब प्रैक्टिस करें। आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं और देखते रहें चैनल मेरा जिसका नाम है मैथ विद सरासिम। अल्लाह हाफिज़।